डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र हो गई है 70, 72, 75, 68, 65 या इससे ज़्यादा भी, इसके आसपास भी। उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, समाज बदल रहा है, लोग जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाते हैं और फिर उनके बच्चे भी बाहर जाते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आपकी एक फैमिली है, आपकी उम्र मान लीजिए 60 साल की है या 65 साल की है, 68 साल की है या 58 साल की है। तो आप किसी छोटे से गांव में रहते थे, आपने कहीं इंजीनियरिंग किया, MBA किया, MA किया और आप किसी शहर में आ गए। आप आ गए, समझिए कलकत्ता में आ गए, लखनऊ आ गए। अभी वहाँ पे आपने वहाँ पे रहे, आपके बच्चे पले बड़े हुए और फिर वो बच्चे कहीं और चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, या गांव में ही आप रहते हो, छोटी शहर में रहते हो, आगरा में रहते हो, बनारस में रहते हो और आपके बच्चे बड़े शहर में चले गए। अभी क्या होता है कि आपका एक घर होगा बनारस में, आगरा में, मैसूर में, किसी जगह पे आपका घर होगा और बच्चे जो है बड़ी जगह चले गए। अब एक एज आती है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, 70-75 साल के हो जाता है और बहुत बार उनका एक पार्टनर नहीं रहता है। मतलब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या उनका तलाक हो जाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ डेथ का ही होता है। तो हस्बैंड नहीं रहा या वाइफ नहीं रही, तो वो दूसरा आदमी जो अकेला हो जाता है और अकेला हो जाता है तो फिर उसकी दुविधा होती है एक एज के बाद। मान लीजिए 70 साल का है, 72-75 साल का, उसकी वाइफ नहीं, अकेले है, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम भी है। अब वो सोचता है मैं क्या करूं। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि या तो जहां है वहीं रहे, वो अकेला रहे, ठीक, शुड लिव अलोन, कोई नहीं उसको देखने वाला, अकेला रहे। दूसरा है कि वो अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाए, जहां लड़का रहता है उधर चला जाए, उन्हीं के साथ रहने लगे। तीसरा है कि किसी नर्सिंग होम में चला जाए। आजकल नर्सिंग होम बहुत सारे खुल गए हैं, वृद्धाश्रम जिसको बोलते हैं, ओल्ड एज होम। वहाँ पे एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट आपको देना होता है और उसमें आपको रहने के, खाने के व्यवस्था रहता है। आप ही जैसे बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग वहाँ रहते हैं, तो उनकी भी एक कम्युनिटी होती है, साथ में वो बातें करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और उनका जीवन ऐसा चलता रहता है। और जो फैमिली है वो आती है मिलने के लिए, कभी कभार नहीं भी आती है, दूर दराज रहती है तो फैमिली नहीं भी आती है, कभी आ गई साल 2 साल में या नहीं भी आई, यू नेवर नो। तो ये बुजुर्गों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो क्या करें। वो अभी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, सुंदर मोहन, वो हैं आगरा के रहने वाले। उन्हीं की कहानी है ये कि उनके साथ भी ऐसा हुआ। उनकी वाइफ की डेथ जो है, जब वो 73 साल के थे तो वाइफ की डेथ हो गई और फिर वो अकेले रहने लगे। तो उनकी उम्र जब 75 साल की हुई, उनको प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज उनको दवा भी लेना है, उनको देखने वाला कोई था नहीं। लड़का जो है सो कहीं बाहर रहता था, बॉम्बे में रहता था। तो अब ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम होने लगा कि अभी कमज़ोरी भी है, बीमारी भी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का भी ऊपर नीचे होता रहता था। तो वो क्या करें। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। कई लोगों का ऐसा सवाल मेरे पास भी आता है कि हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। देखिए, एक तो इसका क्विक फिक्स फार्मूला नहीं है कि क्या करें, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कैसे, क्या सिचुएशन आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ आपका कैसा रिश्ता है, बच्चे आपके कैसे हैं और आप कैसे हो। ये सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं। लेकिन जैसे कि हमने चर्चा की सुंदर मोहन की, तो उनका लड़का रहता है जिसका नाम सुरेश है, वो बॉम्बे में रहता है। तो
उनकी ये कहानी, उन्होंने अपनी कहानी बताई जो हम आपसे शेयर करते हैं। और उनका लड़का बोला कि भाई पापा आप हमारे साथ रहिए, ठीक है, क्योंकि अकेले रहते थे, अभी उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो 2 साल तो रहे वो, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगी ज़्यादा, क्योंकि अकेले रहना रिस्क भी रहता है, दवा लेना, खाना पीना करना, और कोई उनके दोस्त मित्र भी नहीं थे ज़्यादा, कुछ कम्युनिटी नहीं थी। तो लड़के ने बोला कि आप क्यों नहीं आ जाते, व्हाई यू डोंट कम टू आवर हाउस, हमारे साथ रहिए, आपका बच्चा भी है, पोता भी है, और हम लोग भी हैं। तो वो गए, और जब गए तो उनका अच्छा स्वागत भी हुआ, उनका वेलकम भी हुआ, और अच्छे से वो रहने लगे। लेकिन हफ्ता 10 दिन होने के बाद उनको थोड़ी अजीब सी फीलिंग होने लगी। 10-15 दिन के बाद, अभी बच्चे लोग तो चले जाते हैं ऑफिस, उनका लड़का भी, उनकी बहू भी, और जो बच्चा था वो भी चला जाता था। अब इनकी कुछ अपनी आदतें थी। अभी जैसे इनका था कि ये रात को टीवी देखते थे, तो कुछ सीरियल देख रहे हैं, या कुछ म्यूज़िक का इनको शौक़ था, या बाहर जाने का शौक़ था। तो शुरू में तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन बाद में बच्चों ने इनको टोकना चालू कर दिया। मतलब जैसे पापा ज़रा टीवी बंद कर दीजिए, अभी हमें सोना है, हमें प्रॉब्लम है, या अभी मत जाइए बाहर घर में ही रहिए, बाहर क्यों जाना है आपको, अभी क्यों आपको बाहर जाना है। मतलब उनके जो चॉइसेस थे उस पे क्वेश्चनिंग होने लगा। मतलब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो उनको एक तरीके से इनडायरेक्टली परमिशन की ज़रूरत पड़ने लगी। अगर बाहर जाना है तो मैं जा रहा हूँ, और उसमें कभी मना भी हो जाता था कि बाहर मत जाइए। तो महीना भर होते होते उनको लगने के लिए कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि जो इंसान सारी ज़िंदगी अपने हिसाब से रहा, अपने फ्रीडम में रहा, अपने मतलब से रहा, अपने तरीके से रहा, अभी अगर बुढ़ापे में उसको अपने बच्चों की वजह से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़े, तो ये हर आदमी को स्वीकार्य नहीं होता है। वो तो आपकी जो फ्रीडम है, उसकी आपकी इंडिपेंडेंस है, उस पर उन्हें लगा कि ये चोट है। और बाद में उनको ऐसा भी लगने लगा, बच्चे बहू बातें करते हैं, वो चले जाते हैं, इनको बताते भी नहीं हैं, वो बैठे रहते हैं। ये वो आए कभी, शुरू में तो थोड़ा हेलो हाय होता था, बाद में वो भी बहुत कम हो गया। ही फेल्ट, उनको ऐसा एहसास हुआ कि मैं घर में तो हूँ, लेकिन घर में नहीं हूँ। घर में हूँ, अपने बेटे के घर में हूँ, लेकिन मैं उस घर में नहीं हूँ। घर में नहीं हूँ मतलब आई एम इनविजिबल। व्हेन समबडी इज इनविजिबल, कोई आदमी इनविजिबल कब हो जाता है, अदृश्य कब हो जाता है? जब नए लोग, जो घर के लोग हैं, उनको बात नहीं करेंगे, उनको पूछेंगे नहीं, उनका हालचाल नहीं लेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, तो वो व्यक्ति उस घर में, उसकी अवस्था गौण हो जाती है। मतलब ही इज नॉन एंटिटी, बस है, वो पड़ा हुआ है। अभी जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से काम किया, पैसे कमाए, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सेटल किया, अभी वही बच्चे उसको इग्नोर करें, उसके एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना चाहें, और यही क्यों खाना है आपको, ये क्यों नहीं खा लेते हैं, अभी वहाँ क्यों जाना है, ये क्यों करना है, अभी थोड़ा टीवी बंद कर दीजिए, मुझे ये सोना है, मुझे सो व्हाट ही डिड, विद इन ए मंथ ही फेल्ट दैट आई एम नॉट नीडेड हियर। मुझे यहाँ, इन्हें हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम करते थे तो उन लोगों को दिक्कत होती थी। तो इससे पहले कि कुछ और हो प्रॉब्लम, क्योंकि घर तो उनका था नहीं, घर तो उनका अपना नहीं था, घर तो बच्चे का था, बच्चा रेंट पे रहता था, लेकिन कंट्रोल तो, अगर उनका घर रहता तो बोलते भाई तुमको नहीं पसंद है, तुम अपने हिसाब से रहो, तो बाहर जाओ। ही कुड हैव टोल्ड दैट, अगर बच्चे ज़्यादा उंगली करते तो। फिर दूसरी चीज़, उनको ये भी नहीं, बुरा भी उतना नहीं लगता, क्योंकि उनका अपना घर है, मेरा बच्चा है, मुझे को बोल दिया, कोई बात नहीं। देखिए, जब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं तब आपको कुछ बोल भी देता है तो आदमी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब आप दूसरे के यहाँ रहते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है।
बात यही है कि बाप का सब कुछ मेरा है, बाप का सब कुछ बेटे का है, लेकिन बेटे का सब कुछ बाप का नहीं है। ये ध्यान रखिए हमेशा। मैं सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि बाप का जो भी है वो बेटा का है, बेटी का है, आपके बच्चों का है, उस पर उनका पूरा अधिकार है। बोलते मेरे बाप का है, लड़की बोलेगी मेरे बाप का है, लड़का बोलेगा मेरे बाप का है। लेकिन उसी अधिकार से बाप नहीं बोल सकता है कि ये मेरे बेटे का है, मेरे बेटे का है मतलब मेरा है, ऐसा वो बोलने के लिए बोलेगा, लेकिन उसको उस ताकत नहीं लगती है, क्योंकि बेटा खुद भी ये नहीं मानता है कि मेरा जो कुछ है वो बाप का है। तो ये उनको ऐसा एहसास हुआ उस घर में। फिर वो चले आए। कहाँ चले आए? अपने घर चले आए, बनारस बनारस चले आए। और फिर उनको दूसरा आइडिया लगा कि क्यों ना हम जो है ऐसा कुछ करें कि कोई हायर कर लें, कोई काम करने वाली को, जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करे और दिन भर रहे। तो उन्होंने लगाया, एक आदमी को लगाया, एक नौकर को लगाया। अभी वो काम तो सब करता था, लेकिन उसके तरीके अलग थे, और वो कभी आता था कभी नहीं आता था, बर्तन ठीक से नहीं धुलता था, खाना इनके हिसाब का नहीं बनाता, अपने मन का खाना बनाता था। महीना भर रहते रहते ये उससे आजिज हो गए और उसको निकाल दिया। फिर एक दूसरी बाई को लगाए, उसके दूसरे ही नखरे थे, और फिर पैसे भी ज़्यादा, मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 15,000 चाहिए। ये तो बेचारे खुद ही बहुत कम पैसे पे इनका जीवन चल रहा था। तो सुरेंद्र मोहन जी कहाँ से कर पाते ये? तो ऐसा 4-6 महीना चला, और फिर जो है इन्होंने सबको बहुत सारे रीजंस, फिर सेफ्टी का भी रीज़न रहता है। आजकल किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, कौन घर में डकैती करवा दे, चोरी करा दे, कुछ और प्रॉब्लम कर दे। इंडिया में तो ये सब चीज़ें आम बात हैं, नौकर या ऐसा काम करने वाले करते हैं न्यूसेंस। तो फिर इन्होंने वो सर्विस भी और फिर महंगा भी पड़ रहा था, तो इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। फिर एक हुआ कि उनके लड़के ने बोला कि बेटा पापा आप नर्सिंग होम में चले जाइए। तो एक नर्सिंग होम में इन्होंने, लड़के ने दिखाया, ये गए भी, उनको अच्छा भी लगा। तो दिल्ली के एक नर्सिंग होम में ये जाके रहने लगे सुरेंद्र मोहन जी। अभी दिल्ली के नर्सिंग होम सब कुछ तो अच्छा था, खाना भी ठीक था, बेड भी अच्छा था, और उसमें भी क्लास था। जिसके पैसे जो ज़्यादा देते थे उनका बेड अच्छा था, जो कम पैसे थे उनका बेड भी थोड़ा वैसे ही था, खाना वाना ठीक मिलता था। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद ही फेल्ट कि मैं तो यहाँ बैठ के नर्सिंग होम में बैठ के क्या मैं मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर नर्सिंग होम के कुछ रूल्स थे, 9 बजे के बाद लाइट मत जलाइए। इनको देर रात को म्यूजिक सुनने का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था, तो वो भी इनके लिए प्रॉब्लम हो गया। 7 बजे के बाद बाहर मत जाइए। इनको 7 बजे 8 बजे थोड़ा बाहर घूमने का शौक़ था, बाहर जाते थे। तो इनको नर्सिंग होम के मैनेजर ने बोला नहीं आप नहीं जा सकते हैं, यू कांट गो, रात को इतने बजे नहीं कर सकते हैं। 7 बजे आपको 6:30 बजे 7 बजे उठ जाना है, 8 से 9 के बीच में आपको नाश्ता कर लेना है, 12 से 1 के बीच में खाना खा लेना है, 7 से 8 के बीच में रात का डिनर ले लेना है। इनको धीरे धीरे लगने लगा कि तो मैं बंदी बन गया, ये जेल में आ गया मैं, क्या है ये, कौन सा नर्सिंग होम है जहां इंसान अपनी मर्जी से अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी सकता है। तो वो वृद्धाश्रम कैसा है वो? और ये थके हुए, हारे हुए, निराश, दुखी लोगों के बीच में रह के तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, मेरी सोच भी ऐसी हो जाएगी। और उन्हें लगा कि मैं एक पिंजरे में बैठा कैदी चिड़िया की तरह मैं हूं। तो ये नर्सिंग होम वाला आइडिया इनको नहीं जमा। तो महीने भर के अंदर उन्होंने नर्सिंग होम भी छोड़ दिया। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और इनके पास कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। कुछ दिन चला, और ये थोड़ा इनको उलझन हो रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा चलता रहा। फिर इनका एक मित्र था पड़ोसी, उसने कहा कि भाई हम जो है
इस संस्था में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। आप भी अगर पढ़ाना चाहते हैं या कोई सेवा करना चाहते हैं तो आप चलिए हमारे साथ। ये वहाँ गए और वो एक सामाजिक संस्था थी, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी था और उनको नॉलेज भी देने का था, उनको समझाना भी रहता था। तो इन्होंने नो मनी बेसिस, कोई पैसे उनको नहीं चाहिए, वहाँ पे इन्होंने ये सेवा का काम शुरू किया। और कुछ दिन के बाद जो पेरेंट्स आते थे इनका, जो बिकॉज इनकी सोच अच्छी थी, बड़ी सोच थी और अच्छी खासी इनकी पढ़ाई लिखाई थी, इनका एजुकेशन भी अच्छा था सुंदर मोहन जी का, और ये अच्छी डिग्री के अच्छे ओहदे से रिटायर हुए थे। तो इनका नॉलेज का लेवल, इनका थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर्ड और बहुत अच्छा था। तो वो चीज़ जो है ना बच्चों को अच्छी लगने लगी। बच्चों को अच्छी लगने लगी तो वो फीडबैक गया पेरेंट्स के पास। फिर पेरेंट्स इनको मिलने के लिए आते थे। अभी जैसे इनका कुछ काम था, वो बोलते थे मुझे ये प्रॉब्लम है, अभी उनके पेरेंट, जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स इनका काम कर देते थे। ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि 5-10 ऐसे पेरेंट्स इनसे इनकी दोस्ती हो गई जो इनसे मिलने तो आते थे, बाद में घर भी आते थे, इनको भी बुलाते थे। ग्रेजुअली ही बिकेम ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, he became a part of community and then he realized अभी मेरा सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी रोज वहाँ जाना है। अगर किसी दिन ये नहीं जाते थे तो इनको फ़ोन आ जाता था, पूछने लोग आ जाते थे आज क्यों नहीं आए टीचर, मतलब आप सब क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम हो गई। कोई दवाई चाहिए किसी को बोल देते तो दवाई इनको मिल जाती थी। सो ही रियलाइज्ड कि ये जो है ये अच्छा है। तो इनका जो एक चल रहा था कहाँ रहूं क्या करूं, ये चीज़, ये सवाल ख़त्म हो गया और इनको लगा ऐसा कि मेरी अभी वैल्यू है। देन ही रियलाइज रिटायर्ड लाइफ इज नॉट जस्ट टू वेट फॉर द डेथ। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम किसी तरीके से जिंदा रहो। रिटायरमेंट का मतलब ये भी है कि अगर आपके पास कुछ देने के लिए, जो आपके पास हमेशा रहता है, आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आपके पास कुछ न कुछ रहता है देने के लिए, और अगर वो आप देते हो तो बदले में आपको मिलता है सम्मान, इज्जत, कम्युनिटी, रिस्पेक्ट और लोगों के साथ मेल जोल का मौका। तो ये इनको लगा ये चीज़ सही है। तो सुंदर मोहन जी का यही कहना है कि कभी भी जिंदगी में कभी ये मत सोचें कि हम बेकार हो गए, और कभी भी ये ऐसी जगह जैसे नर्सिंग होम है या बाकी चीज़ें हैं वहाँ आप अवॉइड करें। आप अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, बच्चा आपका रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू है घर में, और अगर इस तरह की सिचुएशन है। मतलब ये नहीं कि एक फॉर्मूला है सब पे फिट होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है, उनका कंक्लूज़न ये है कि हमें कम्युनिटी में रहना चाहिए, कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं तो आपका आइसोलेशन, देखिए ऐसा बोला जाता है 65-70 के बाद इंसान जितना बीमारी से नहीं बीमार होता है और उसकी डेथ हो जाती है या उसका अंत होता है, या वो क्रिटिकली और भयानक बीमारी जैसे डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर डिजीज है, उसकी वजह से जितना प्रॉब्लम होती है, डेथ होती है, बीमार होता है या अशक्त होता है, उससे ज़्यादा सिर्फ अकेलापन की वजह से होता है। लेकिन जब आप इस तरह के कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए, तो आपकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी जब रहेगी तो आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सुबह में उठने का कारण होना चाहिए। आज अगर रात में आप सोते हो 10 बजे, तो आपको ये रहना चाहिए कि मैं जब कल सुबह उठूंगा तो मुझे ये काम करना। अब इनके पास जैसे एक काम था, कल मैं बच्चे को पढ़ाना है, कल मुझे उस पेरेंट के पास जाना है, उस बच्चे को ये चीज़ बताना है, उसकी ये कमी है, उसके कॉपी चेक करने हैं। सो एक तरह का इनके पास कमिटमेंट है, इनके पास एक काम है और इनके पास एक समुदाय है जिससे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है।
आप देखते हैं बहुत सारे गुरुद्वारा में आप देखते हैं, आप जाइए वहाँ सेवा करिए, वहाँ सेवा करने का मौका दिया जाता है और आप सेवा करिए। कोई लोग जूता संभालता है, कोई लोग झाड़ू लगाता है, कोई लोग खाना बंटता है लंगर में तो वहाँ खाना परोसता है। दीज आर ऑल टाइप ऑफ सर्विस। ये सब सेवा का ही अलग अलग रूप है। कोई गुरुवाणी पढ़ता है, कोई जो उनके पढ़ने वाले उनके काम में लगा रहता है। सो अगर आप किसी कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं, उनसे आपका जुड़ाव है, मिलना जुलना है, तो ये एक तरीका है आपकी इंडिपेंडेंस को बचाए रखने के लिए। आपकी जो आज़ादी है ना, आपकी जो आज़ादी है वो आपकी बनी रहेगी और आप खुश रहेंगे। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको करने से आपको लगेगा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, ठीक है ना। ये एजिंग का मतलब ये नहीं है कि हम वर्थलेस हो गए, ओल्ड हो गए, इसका मतलब ये नहीं वर्थलेस हो गए। ओल्ड हो गए मतलब ये है कि अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो संचित ज्ञान है, बुद्धि है, अकल है, स्किल है, उसका मैं अभी वापस फ्री ऑफ कॉस्ट समाज को दूंगा। और जब आप समाज को देंगे तो भले ही पैसे आप न लें, लेकिन उसके बदले में सम्मान, इज्जत और प्यार और मोहब्बत ये तो आपको मिलेगा ही। तो ये आपको करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि कभी किसी भी स्टेज में अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को बनाए रखें। आज़ादी को बनाने का मतलब मैं अपने हिसाब से रहूँगा, यही आज़ादी है। आज़ादी क्या है? हमको जो मन होगा मैं खाऊंगा, जैसे मन होगा मैं रहूँगा, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं ऐसे ही रहा हूँ। और एक चीज़ समझ लीजिए, ओल्ड एज में इंडिपेंडेंस, फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी फ्रीडम नहीं रही तो आपकी आत्मा मर जाती है, आपकी आत्मा कैद हो जाती है। और कैदी का जीवन कैसा होता है? इसीलिए कैदी का जीवन न बिताएं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तभी होगा, ये सारी चीज़ें तभी होगा जब आप हेल्थ पर ध्यान देंगे। सो प्राइमरी थिंग इज द कंक्लूजन में बता रहा हूँ, ध्यान से याद कर लीजिए। जिंदगी में अगर सेहत आपका बना हुआ है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी सेहत पे। अगर सेहत आपकी सही है, आप फिट हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, रेगुलरली एवरी डे प्लान करेंगे, तो आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन स्वस्थ रहना, फिट रहना, ये आपके हाथ में है काफ़ी हद तक। कभी किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाए, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इंसान का व्यक्तिगत जीवन कैसा है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कैसे वो रहता है, कब वो उठता है, कब वो सोता है, क्या वो खाता है, क्या कितना टहलता है, क्या करता है, इस पे आधारित है उसका सेहत, और सेहत से आधारित है उसका जीवन, और जीवन पे आधारित है उसका आनंद, सुख, शांति, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज़्यादा उम्र में पैसे 50 लाख हैं या 100 करोड़ 50 करोड़ हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। आप अपने हाथ से खाना खा सकें, अपने पैरों से चल सकें, अपना झोला खुद ही उठा सकें, आपका दिमाग काम करे, आप सही सोच सकें, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। और अगर ताजिंदगी ऐसी हालत आपकी बनी रही तो और क्या चाहिए? इसके लिए सेहत पर सबसे पहले मैं सारे बुजुर्गों को बोलता हूँ, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ऑल द सीनियर सिटीजन्स, ऑल द, और मैं जवानों से भी बोल रहा हूँ, अपनी सेहत को नंबर 1, अगर ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, जिंदा रहोगे, फिट रहोगे, तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे हाथ में आएगी। हर सुख, हर शांति, हर सफलता आपको अवश्य मिलेगी अगर आप फिट हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और डिसीज़न, इंसान अपने जीवन में सुख और दुख पाता है अपने निर्णयों की वजह से। तो आपका जो डिसीज़न है ना लाइफ में, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या मैं डिसीजन ले रहा हूँ। गलत डिसीजन कभी मत, भले ही थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन टेक राइट डिसीजन। और अगर रॉन्ग डिसीजन हो गया तो कम बैक, उसको पलट दो।
ठीक है ना। अगर हमने कुछ साल दुख में बिताया, इसका मतलब नहीं सारी ज़िंदगी में दुख बिताऊंगा। आई विल गेट आउट ऑफ इट। उस मड से मैं निकल आऊँगा, उस कचड़े से मैं बाहर आ जाऊँगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी था और ये वीडियो जो है ना, आपको इसी के लिए बनाया गया है कि इस चीज़ों को समझें और अपने जीवन में सुधार लाएं, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। यही मेरी इच्छा है और आप लोगों के सहयोग, प्यार की वजह से ये हमें सिल्वर बटन मिला है और ऑलरेडी 1,97,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं और आप लोगों का प्यार मोहब्बत रहेगा तो 2 लाख भी जल्दी ही हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुभाष चौधरी लाइफ कोच। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर डालें, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रियली लाइक देम। आप शिकायत भी करें तो भी अच्छा लगता है, आप तारीफ़ करें तो भी अच्छा लगता है, आप सिर्फ नमस्ते करें वो भी अच्छा लगता है। ये ज़रूर करें। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले, अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और बेहतर लिखा है किधर, तकदीर में। तो दोस्तों, अपने मन की हुए तो अच्छा हुआ और अगर अपने मन का नहीं हुआ तो ईश्वर के मन का, और ईश्वर का मन का हुआ तो और भी अच्छा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।